क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेनन्स आज हम देख रहे हैं। अभी तक मैं लेसन 14 डाल चुका हूँ, आपने शायद देख लिया होगा। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेचुरल फेनोमेना क्या होता है बच्चों? नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा घटित होते हैं, जिनको होने में हमारा कोई हाथ नहीं होता है। और फेनोमेना मतलब कोई भी घटना, है ना, जैसे भूकंप आना, बारिश होना, ये सब, ठीक है, हवा चलना, ये सब नेचुरल है, हम कुछ नहीं कर सकते इनके अंदर, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड। आपने क्लास 7 में विंड यानी हवाओं के बारे में पढ़ा होगा, स्टॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि साइक्लोन से बहुत सारा लॉस होता है। किस चीज़ में डैमेज हो जाती है? ह्यूमन लाइफ, मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी, घर टूट जाते हैं, बिल्डिंगें ढह जाती हैं, गाड़ियाँ पानी में बह जाती हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फेनोमिना। हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। टू सम एक्सटेंट, मतलब थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमिना। हम 2 और डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नेचुरल चीज़ों के बारे में देखेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। आज हम समझेंगे लाइटनिंग, यानी आपने देखा होगा इन द रेनी सीजन जो चमकता है आसमान में और ज़ोर से आवाज़ आती है, लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा उजाला होता है, वो होता है लाइटनिंग। और अर्थक्वेक आप सब जानते हैं, पृथ्वी हिल जाती है ना, कब जाती है, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। हिंदी में भूकंप होता है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस वॉट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। और हम कैसे इन चीज़ों के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको कम कर सकते हैं। तो पहले लाइटनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बच्चों लाइटनिंग? यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने देखा होगा हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक लाइन जाती है उसमें कभी कभी स्पार्क होता है ना। स्पार्क मतलब जैसे कोई वायर लगाते हैं तो एकदम आवाज़ आती है और थोड़ा सा लाइट दिखाई देता है। दिस फेनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। मतलब हवा जब बहती है और वायर हिलते रहते हैं, है ना। विंड इज ब्लोइंग, हवा का बहना, और शेकिंग द वायर, वायर हिलते रहते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन द सॉकेट। कभी कभी आप घर में भी वायर देखते हो, जब आप लगाते हो सॉकेट को, बिजली के तारों को जब लगाते हैं किसी बिजली के छेदों में, तो वहाँ स्पार्क होता है थोड़ा सा। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। मतलब लाइटनिंग भी क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज स्केल, है ना। आसमान में कितनी बड़ी जगह पर होता है ये। ओके। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। पुराने समय में लोगों को पता नहीं था कि ये स्पार्क क्यों होता है। दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। तो वो डरते थे इनसे, लाइटनिंग से, है ना। एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। wrath मतलब होता बच्चों गुस्सा। तो wrath ऑफ गॉड मतलब भगवान गुस्से में है और वो उनके गुस्से से हमारी तरफ बिजली आ रही है। Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि lightning is caused by, lightning क्यों हो रही है? accumulation of charges, accumulation of charges, charges जो क्लाउड में होते हैं वो जब इकट्ठा हो जाते हैं, accumulate हो जाते हैं, तब ये होता है। We need not be afraid of lightning, हमें lightning से डरने की ज़रूरत नहीं है, but we have to take प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क। लेकिन हमें अपने आप को इससे बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस करना चाहिए। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट, द स्पार्क जो कि ग्रीक लोगों ने समझा सबसे पहले। द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC। बच्चों एक ये जो 600 BC होता है ना, टाइम के बारे में होता है। अभी जो चल रहा है 2022 चल रहा है, मतलब 2022 साल तो ये, अगर इनसे 600 साल पहले और, मतलब कि
लगभग 2800 साल पहले। दैट व्हेन एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन, एक टाइप का कपड़े जैसी चीज होती है एम्बर, रेजिन होता है एक टाइप के धागे होते हैं ना उस टाइप से। एम्बर वॉज रब्ड विथ फर, और उसको अगर बालों के फर जो होता है, जो भेड़ बकरियों के फर होते हैं ना, उसके साथ अगर रब किया जाता था, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एस हेयर, वो बालों को अट्रैक्ट कर लेता था, अपनी ओर खींच लेता था बालों को। समझा आपने। एम्बर जो मटेरियल है, जैसे कि सपोज लो कि एम्बर की रॉड है, इसको अगर ऐसे मैं फर के साथ ऐसे घींचता हूँ तो उसके ऊपर क्या होता है, एक पावर आ जाती थी, जिससे कि कागज के टुकड़ों को इनको अपनी ओर खींचने की ताकत आ जाती थी। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लॉथ, जब आप वूलन या पॉलिस्टर क्लॉथ, है ना, वूलन या पॉलिस्टर क्लॉथ्स को क्या करते हो बच्चों, वूलन या पॉलिस्टर क्लॉथ को निकालते हो अपने शरीर में से बाहर, योर हेयर स्टैंड्स ऑन इट, आपके बाल उस पर आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क, आप उनको अंधेरे में अगर उतारोगे तो आपको उसमें आवाज़ भी आएंगी और आपको उजाला सा दिखेगा, स्पार्किंग जैसा। एंड हियर अ क्रैकिंग साउंड, और एक क्रैकिंग साउंड आ जाएगा। इन 1752, लेकिन आज से 200-300 साल पहले 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फेनोमिना, ये दोनों कैसे फेनोमिना है, सेम फेनोमिना है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर, इस चीज़ को समझने में 2000 साल लग गए। आई वंडर वाई they took so many years to realize the similarity. Scientific discoveries are a result of hard work by many people, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ती है बच्चों, कोई भी साइंस का रिजल्ट ऐसे ही नहीं आ जाता कि कोई भी थ्योरी किसी ने दे दी हो। इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय लग जाता है इनको रिसर्च करने में। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वी शैल ऑल्सो सी हाउ, मतलब हम देखेंगे कि कैसे दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई, और वो आसमान में जो लाइटनिंग होती है उससे कैसे जुड़े हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो कुछ प्रॉपर्टी एक्टिविटी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन अ ड्राई हेयर, मतलब प्लास्टिक के स्केल को, प्लास्टिक का स्केल जो होता है बच्चों अपने बालों में, सूखे बालों में, तेल मत लगाइएगा, बाल सूखे हो तब उसमें घीसिए। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, तब आप क्या करोगे, अब उनको अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओगे तो वो उनको अपनी ओर खींच सकता है, ये पावर उसमें आ जाती है। क्लियर हुआ। क्या करोगे, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक के स्केल को, है ना, अपने सूखे बालों में, ड्राई हेयर में थोड़ा सा घीसो। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इसको कहा जाता है बच्चों चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब चार्ज लाना किससे, रबिंग मतलब घीस कर चार्ज लाना। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब विथ वाइग्रसली विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन होते हैं ना बच्चों, थैलियाँ, पॉलीथीन जो होती हैं हमारे घरों में जब हम सामान लाते हैं, उसके साथ एक कोई रिफिल को अच्छे से रब कीजिए बार बार, वाइग्रसली मतलब बहुत जल्दी जल्दी। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और उसको जल्दी से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मतलब जो जिस जगह से आपने उसको रब किया है, घिसा है, उसको हाथ में टच मत करिएगा और ना ही किसी मेटल की चीज़ से टकराइएगा। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, सूखे पत्तों के साथ भी कर सकते हैं, हस्क घास के साथ भी कर सकते हैं, और मस्टर्ड के सीड के साथ भी कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप देखोगे कि ये उनको खींच लेता है अपनी ओर, क्या कर सकता है, खींच सकता है। When a plastic refill is rubbed with polythene, जब प्लास्टिक की रिफिल को रब किया जाता है पॉलीथीन के साथ, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बच्चों उनके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर, और प्लास्टिक के कंघी को अगर सूखे बालों से ड्राई हेयर्स के साथ
हम रब करें, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, तो उस पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड बॉडीज या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जब हम इनको जैसे घिसते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तब इन बॉडीज को चार्ज्ड मतलब चार्ज हो गई है कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, मतलब जिन चीज़ों से इन्होंने इनको रब किया है, घिसा है, जैसे प्लास्टिक के कॉम्ब को और रिफिल को घिसा था उन्होंने पॉलीथीन के साथ और हेयर बालों के साथ, तो ये पॉलीथीन और हेयर दोनों के ऊपर भी चार्ज आ जाता है बच्चों। ठीक है, लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। यहाँ पर एक टेबल बनी है बच्चों जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। बच्चों यहाँ एक टेबल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट रब्ड, किसको आप रब्ड करोगे, किसी रिफिल को, किसके साथ, पॉलीथीन के साथ या वूलन कपड़े के साथ। बैलून को करोगे पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ या ड्राई हेयर के साथ। किसी इरेजर को करोगे वूल के साथ। किसी स्टील की स्पून को करोगे पॉलीथीन वूलन क्लॉथ के साथ। अट्रैक्ट डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, करती है या नहीं, करेगी तो यस या नो, अगर करती है तो चार्ज, नहीं करती है तो नो चार्ज। ठीक है, तो बच्चों इन सब केसेस में अट्रैक्ट ही आएगा, अट्रैक्ट 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 अट्रैक्ट, और सभी में चार्ज 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 चार्ज। ठीक है, लिख लेंगे आप इतना। ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कितने टाइप के चार्ज होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड इंटरेक्शन। We will select some object from table 15.1 for the next activity. Inflate two balloons. Hang them in such a way that they do not touch each other. बच्चों ये दो क्या है, बलून से, इनको हमने हैंग करा है कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। रब बोथ द बलून विथ अ बलून क्लोथ वूलन क्लोथ एंड रिलीज देम। अब उनको क्या करो, अलग अलग करके एक वूलन यानी कि ऊनी कपड़े से, बच्चों शॉल होती है ना हमारे घर में, वूलन शॉल्स, ऊनी कपड़े से इनको अलग अलग करके रब करो, इसको अलग करो, इसको रब करो, इसको अलग करो, रब करो। फिर दोनों को ऐसे फिर से छोड़ दो बच्चों। तो जब वो पास आने की कंडीशन में होंगे तो एक दूसरे से तो दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। What do you observe? आप देखोगे कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। Now let us repeat this activity with the used pen refill. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. मतलब क्या करना है बच्चों, आपको एक रिफिल लेना है, उसको पॉलीथीन के साथ अच्छे से क्या करना है, रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास टम्बलर, उसको किसी ग्लास के बर्तन में रखना है ना। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ द पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुल, डू नॉट टच द चार्ज एंड विथ आवर हैंड। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन रिफिल इन द टम्बलर, डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपल ईच अदर। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम केस होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। दोनों दो जो पेन की जो रिफिल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, फिर से रिपल यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। In this activity we have brought close together the charged object that were made of the same material। मतलब हमने इस काम में क्या किया है, दो एक जैसी चीज़ों को पास लाए हैं जो सेम मटेरियल की बनी हुई है। What happens if two charged body made of different material? जब हम सेम चीज़ों को पास में लाते हैं ना बच्चों, तो उन पर चार्ज एक जैसा आ जाता है। कैसा चार्ज आता है, एक जैसा, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट काम करते हैं। अभी हमने क्या किया था, एक पेंसिल को रब किया था पॉलीथीन के साथ और एक ये बलून को किया था, है ना। अब इन दो अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आप क्या देखोगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी इस पर जो चार्ज होगा वो इस वाले चार्ज से अलग होगा,
कैसा होगा, अलग होगा। जब एक रिफिल को एक रिफिल के पास लाए थे, एक बैलून को एक बैलून के पास लाए थे, तो वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा हमारे ऑब्जर्वेशन से, अ चार्ज्ड बैलून रिपल्ड अ चार्ज्ड बैलून, मतलब एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को रिपल करता है। अ चार्ज्ड रिफिल रिपल्ड अ चार्ज्ड रिफिल, मतलब एक चार्ज रिफिल दूसरी चार्ज रिफिल को रिपल करती है। बट अ चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज्ड रिफिल, लेकिन चार्ज्ड बैलून चार्ज रिफिल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्ज ऑन रिफिल? इससे ये समझ में आता है कि जो चार्ज बैलून पर है इज ऑफ डिफरेंट काइंड, दूसरी तरह का है, फ्रॉम चार्ज ऑन रिफिल, रिफिल पर जो चार्ज आ रहा है उससे अलग है। अगर सेम होता, देखो पहले सेम सेम था बैलून बैलून, तो एक दूसरे को रिपल किया, दूर धकाया। रिफिल और रिफिल पे चार्ज था तो एक दूसरे को रिपल किया, दूर धकाया। बट अ चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, इसका मतलब इन पर जो चार्जेस हैं अगर सेम सेम था तो रिपल किया, जब अलग अलग हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो कैन वी से दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट चार्जेस ऑफ सेम काइंड रिपल ईच अदर, हम यहाँ से ये भी समझ पाए हैं कि जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो चार्जेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज पॉजिटिव। So it is a convention to call the charge acquired by glass rod when it is rubbed with silk is positive। हमारे सुविधा के लिए हमने क्या करा बच्चों कि जब हम चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, मतलब ग्लास की रॉड पर जो चार्ज आता है, जब हम उसको सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव आता है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और जो दूसरे प्रकार का चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। यानी एक चार्ज को हमने पॉजिटिव माना है और दूसरे को हमने नेगेटिव माना है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, जब चार्ज ग्लास की रॉड को नियर लाते हैं, पास लाते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ के, रब्ड विथ पॉलीथीन, प्लास्टिक की स्ट्रॉ जिसको हमने रब किया है पॉलीथीन के साथ, देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो क्या समझेंगे यहाँ से हम कि अगर हम ग्लास रॉड को पॉजिटिव मान रहे हैं चार्ज, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पर नेगेटिव होगा, तभी तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वॉट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर गैस दैट प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, मतलब ये चार्ज कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, मतलब अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो कहीं जाते नहीं हैं, बाय देमसेल्फ, अपने आप। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन जब चार्ज चलता है तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस 6, आप क्लास 6 से इस बारे में पढ़ रहे हो। द करेंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, जो करंट होता है सर्किट में जब चलता है तो बल्ब क्या करता है बच्चों? ग्लो करता है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, करंट से वायर भी हॉट होता है, इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस, वो सिर्फ क्या है? चार्जेस का मोशन है बच्चों, है ना, कि चार्जेस कैसे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है? टेक एन एम्प्टी जाम बॉटल, मतलब जैम यानी कोई अचार की भरने की बोतल लीजिए बच्चों। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए, स्लाइटली बिगर द साइज दैट ऑफ माउथ ऑफ बॉटल, मतलब बॉटल के ढक्कन ऊपर जो माउथ होता है ढक्कन, उसके थोड़ा सा बड़ा साइज का। पियर्स अ होल इन इट, उसके अंदर एक छेद कीजिए, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, उसके अंदर कोई मेटल की क्लिप अंदर डाल सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन द फिगर, उसको इस प्रकार रखिए बच्चों।
Cut 2 strips of aluminum foil about 4 centimeter to 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown in inserted them. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Observe what happens. Is there any effect of foil strip? बच्चों सिंपली मैं आपको इसका अरेंजमेंट समझाऊँ. यहाँ एक मेटल की रॉड है, यहाँ पर मैं 2 एल्यूमिनियम की फॉइल लाए हैं. ये एक रिफ़िल है जो चार्ज की हुई है. इस रिफ़िल को जब चार्ज करते हैं और चार्ज को इस रॉड से टच कराते हैं तो चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होके इन दोनों के पास आ जाता है. जब चार्ज दोनों पर सेम आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि सेम चार्ज आता है और इन दोनों में बढ़ जाता है. तो सेम चार्जेस एक दूसरे पे आएगा तो वो एक दूसरे से रिपल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे. इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप. द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम चार्ज रिफिल. एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती हैं वो रिसीव करती हैं सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करती हैं एंड दे बिकम वाइड ओपन, और वो खुल जाती हैं. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है चेक करने के लिए किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं बच्चों. दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर. मतलब चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाता है किसी मेटल कंडक्टर की मदद से. टच द एंड ऑफ पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड ट्राई टू फाइंड अ चेंज. जो पेपर क्लिप है ना, उसको जेंटली अपने हाथों से टच कीजिए और देखिए व्हाट विल यू फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप. क्या फॉइल के स्ट्रिप में चेंज आ जाएगा? दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. वो फिर से अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगी. ऐसा क्यों? रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप. एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज टच द पेपर क्लिप विथ हैंड. जब हम अपने हाथों से टच करते हैं तो वो जो फॉइल है जो ऐसे फैल गई थी इस टाइप से, वो पास आ जाती है. इसका कारण ये है कि जब हम उसको टच करते हैं तो चार्ज हमारे हाथों में चला जाता है बच्चों, है ना, जिसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज नहीं जा पाता है और वो क्या हो जाते हैं, और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं. डिस्चार्ज होने पर वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं. वाई डज इट हैपन? द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू अर्थ थ्रू योर बॉडी. हमारे शरीर से उस चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाता है. वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज. हम ये कहते हैं कि वो फॉइल स्ट्रिप जो है ना, वो डिस्चार्ज हो रही है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ के अंदर चार्ज भेजने की इस मेथड को क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं बच्चों. क्या कहते हैं? अर्थिंग. अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. मतलब अर्थिंग हर एक बिल्डिंग में करवाया जाता है. किससे बचने के लिए? लीकेज ऑफ करंट से बचने के लिए. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. It is now possible to explain lightning in terms of charges produced by rubbing. अब हम समझ गए हैं कि चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे को रब करने से. You learned in class 7 that during the development of thunderstorm, मतलब जब बादल गरजते हैं, thunderstorm, the air current move upward. तो हवा किधर चलती है? अपवर्ड चलती है, ऊपर की तरफ. वाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड. और पानी किधर आता है? नीचे गिरता है. दिस वाइगरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. इसकी वजह से क्या होता है? चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं. बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड. जिसको आज तक पूरी तरीके से नहीं समझा जा चुका है, बट चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं. द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड
जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है बच्चों, क्लाउड पर, बादलों के ऊपर। एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाता है, उसकी नीचे की सतह पर आ जाता है। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये बादलों के ऊपर के हिस्सों में पॉजिटिव चार्ज और उनके निचले हिस्सों में ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। There is accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of the accumulated charge become very large, जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा, the air which is normally a poor conductor of electricity, जो हवा है वो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट दिस फ्लो, वो रोक नहीं पाती है चार्ज के चलने को। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, और माइनस और प्लस के चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, और बहुत ज़्यादा चमक होती है और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है। वी सी स्ट्रीक्स एस लाइटनिंग, हमको लाइटनिंग बिजली कड़कती दिखती है हमको। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड, ये 2 या 2 से ज़्यादा बादलों के बीच में हो सकता है, और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, और किसी बादल और पृथ्वी के बीच में भी हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग, आज हमें फ्राइटेंड यानी डरने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से। लाइक आवर एंसेस्टर डिड, जैसे कि हमारे पुराने लोग डरते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमिना, हम इस फेनोमिना को समझ चुके हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, वो साइंटिस्ट और खोज कर रहे हैं इसके बारे में, डिस्कवरीज में लगे हुए हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे लाइफ यानी कुछ लोग मर भी सकते हैं जिनके ऊपर ये बिजली गिरती है, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ लाइटनिंग के सेफ्टी फीचर्स, लाइटनिंग सेफ्टी दिए बच्चों। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई ओपन जगह सेफ नहीं होती बच्चों। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, जैसे ही आपको थंडर की आवाज़ आती है कहाँ जाना चाहिए, किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, जब तक कि आखिरी बार तक वो बिजली कड़कना या थंडर स्टॉर्म कड़कना बंद ना हो, रुकना नहीं चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, एक सेफ प्लेस ढूंढिए। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय बस, मतलब एक हाउस, कोई घर या कोई बिल्डिंग सेफ जगह हो सकती है अगर आप किसी कार या बस से जा रहे हैं तो। यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, मतलब अगर आपके विंडो और डोर्स बंद है तो, है ना, गाड़ी के खिड़कियां और कांच लगे हैं तो कोई इशू नहीं है, चल सकता है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात है आउटसाइड की, अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं। ओपन व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ। ओपन फील्ड, टॉल ट्री, ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान, टॉल ट्री लंबा पेड़, शेल्टर इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, ये चीज़ें हमको नहीं बचा सकती हैं लाइटनिंग से। कैरी एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, अम्ब्रेला भी लेके जाना, छाता भी बहुत बेकार आइडिया है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री, किसी छोटे पेड़ के नीचे खड़े हुए बच्चों। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, सारे पेड़ों से दूर हो जाइए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी मेटल की चीज़ें बनी है, कोई खंबा है लोहे का, उससे दूर हो जाना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटना नहीं चाहिए, लाई यानी लेटना। इंस्टेंट स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, और इस तरीके से बैठ जाना चाहिए हमको, है ना। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. ये आपको शरीर को छोटा बना देता है, इसलिए इस पर आप
लाइटनिंग शायद अटैक नहीं करती है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या करना है आपको? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर, मेटल पाइप, इन सब चीज़ों पर अटैक कर सकती है। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, तो इनसे दूर रहना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ करना फिर भी थोड़ा ठीक है, एंड कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करना। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. वायर फ़ोन के थ्रू कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, नहाना नहीं चाहिए ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से भी दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन बी रिमेन ऑन, इलेक्ट्रिकल लाइट्स को तो चलने देना चाहिए। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लाइटनिंग कंडक्टर, बच्चों कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो हमको इस चीज़ से बचा सकते हैं, जो हर बिल्डिंग में लगाए जाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं बच्चों जो बिल्डिंगों के ऊपर लगाए जाते हैं, जो हमको लाइटनिंग से बचा सकते हैं। अब मेटेलिक रॉड होती है, टॉलर देन द बिल्डिंग से थोड़ी ऊंचाई पर लगाई जाती है। इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग की दीवार में लगाई जाती है ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, जब इसको बनाया जाए। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। द रॉड प्रोवाइड ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो रॉड क्या करती है, आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज को पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर जाने देती है आसानी से। द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। तो क्या बोला बच्चों, द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर मतलब जो घर के अंदर लोहे की रॉड अपन डालते हैं बच्चों, जो वायर घर के अंदर डालते हैं, वाटर के जो पाइप होते हैं वो भी हमको इससे बचा सकते हैं, बट डू नॉट टच देम, उनको टच नहीं करना है। बच्चों यहाँ एक डायग्राम भी दिया है अपने को जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे लाइटनिंग कंडक्टर हमारे घरों में इंस्टॉल करते हैं। सबसे ऊपर देखिए घर के टॉप पर ऐसा एक रॉड लगा दी लोहे की, है ना, और इस वायर को यहाँ से धीरे 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 ज़मीन के अंदर हमने गाड़ दिया है। तो क्या होगा, जैसे बिजली इस पर गिरेगी, लाइटनिंग यहाँ गिरेगी, तो उस वायर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप, सुना ही होगा आप लोगों ने। यू जस्ट लर्नड अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, जैसे कि आपने थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ा। इन क्लास 7th यू लर्नड अबाउट साइक्लोन, आपने सीखा था साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन हमने क्लास 7th के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ाया तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। दीज नेचुरल फेनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब साइक्लोन, तूफान जो होता है बच्चों उसको साइक्लोन कहते हैं, जो हवा के तूफान आते हैं जिनमें घर उड़ जाते हैं। ये ऐसे नेचुरल फिनोमिना है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, इन फिनोमिना को कुछ हद तक तो हम पहचान सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम सी या सम एरिया, कुछ जगहों पर जो तूफान आने वाले होते हैं उसके बारे में हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है, वेदर मतलब बच्चों मौसम की जानकारी जो देते हैं हमारे यहाँ, आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे तो वो बता देते हैं कहीं पर कुछ ऐसी घटना होने वाली है तो। इफ़ अ थंडर स्टॉर्म अकर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, तब लाइटनिंग होने के भी चांसेस होते हैं। एंड साइक्लोन अकम्पेनिंग इट, और उसको कौन लेके आता है, साइक्लोन्स लेके आते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय दीज फेनोमिना, मतलब इन चीज़ों से जो दिक्कतें होती हैं उससे बचने का हमारे पास समय होता है। ठीक है, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फेनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए
या ना ही उसको बता सकते हैं कि वो कब आएगा या कब नहीं आएगा। इट इज़ एन अर्थक्वेक, वह क्या है? अर्थक्वेक है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, वो क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को डैमेज करता है। एंड प्रॉपर्टी ऑन ह्यूज स्केल, मतलब ह्यूमन लाइफ और हमारे प्रॉपर्टी जैसे कि घर, गाड़ियाँ, मकान, है ना, ये सब चीज़ें टूट फूट जाती हैं। अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगधार town of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. ये दो बहुत ही मेजर बच्चों माने गए हमारे देश में, इतने बड़े कभी नहीं आए थे। ये दो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें इसके बारे में बताया गया। ये अर्थक्वेक की पूरी डिटेल दी है, क्या होता है, कैसे सारी बिल्डिंग गिर जाती हैं और लोगों को कितनी परेशानियाँ हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक, कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज और कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज, मतलब उस समय की कोई मैगजीन या पेपर या गूगल पर बच्चों सारी जानकारी मिली जाती है, तो उससे आप पता लगाइए कितना ज़्यादा वहाँ पर डैमेज हुआ था। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है बच्चों? अर्थक्वेक यानी भूकंप, आपने नाम तो सुना ही होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, क्या होता है जब ये आता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, कैन वी डू मतलब क्या कर सकते हैं, टू मिनिमाइज मतलब कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। These are some of the question which is we shall discuss below, जिसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले what is an earthquake? earthquake क्या होता है? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth, मतलब sudden यानी अचानक, shaking मतलब हिलना डुलना, है ना, of the earth, अर्थ का अचानक से हिलने लग जाना, बहुत ज़्यादा कांपने लग जाना, है ना। विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आता है, वेरी शॉर्ट टाइम, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, है ना, इस टाइप से। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ, और ये होता क्यों है? कॉज्ड यानी इसका कारण है, डिस्टर्बेंस हो जाना मतलब कुछ हलचल हो जाना, डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है बच्चों, ठीक है, उस वजह से ये आता है। पेज टर्न कर रहा हूं मैं। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम, मतलब कभी भी आ सकता है। ऑल ओवर द अर्थ, कहीं पर भी आ सकता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, ऐसा नहीं कि वो कभी एक ही जगह देखे गए हो, कहीं पर भी आ सकता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट, मतलब जो मेजर अर्थक्वेक है, बड़े बड़े अर्थक्वेक जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बच्चों, वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है इसकी वजह से बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, डैम को, लोगों को, पीपल को। डैम फूट गया तो और नई प्रॉब्लम, बाढ़ आ जाती बच्चों कहीं एरिया में, ब्रिज टूट गया तो आना जाना बंद हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती, लोग उसके अंदर सोए सोए दब जाते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड, इनसे बाढ़ आ सकती है। लैंडस्लाइड हो सकता है, मतलब ज़मीन फट सकती है कहीं पर, क्या बोल सकते हैं, पहाड़ के पहाड़ स्लाइड हो जाते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं वहाँ पर, पहाड़ी खिसक जाती है। सुनामीस आ जाते हैं बच्चों, है ना, उसकी वजह से समुद्र में तूफान आते हैं जिनको सुनामी कहा जाता है। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004, बच्चों ऐसा ही सुनामी 26 दिसंबर 2004 को कहाँ आया था? इंडियन ओशियन में आया था। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस, मतलब जो भी जगह इंडियन ओशियन के किनारे पे थी बच्चों, उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक्टिविटी 15.6, टेक एन आउट मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड द अंडमान निकोबार।
यहाँ वर्ल्ड की जगह इंडिया का मैप लीजिए बच्चों, यहाँ आई थिंक इंडिया होना चाहिए, क्योंकि हम बात अंडमान निकोबार और इंडिया के ईस्टर्न कोर्ट की बात है। ईस्टर्न कोर्ट मतलब बच्चों इंडिया का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, भारत का जो कौन सा हिस्सा है, पूर्वी दिशा जो है भारत की, ईस्टर्न कोर्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप है बच्चों, ये इंडियन ओशियन है, ये भारत का ईस्टर्न सारा पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है ना। और यहीं पर अंडमान निकोबार है बच्चों, नीचे आपने शायद मैप देखा ही होगा। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के आसपास कौन कौन सी कंट्री है उनको भी थोड़ा देखिए। विच कुड हैव सफर्ड डैमेज, उनको भी डैमेज हुआ है। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता और बाकी लोगों से इस बारे में जानकारी करके पता लगाइए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वॉट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों आता है, कारण क्या है बच्चों इसका। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, हाउ कुड इट बी ट्रू। मतलब बच्चों ये कहना है, बहुत सारी धारणाएं होती है अलग अलग धर्म में, है ना, अलग अलग धर्म में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये बच्चा जो है इसकी भी धारणा है कि इनका कहना है कि जो पृथ्वी है वो किस पर टिकी है, हॉर्न ऑफ बुल, है ना, बुल के सींगों पर टिकी है। जब वो एक सींग से दूसरे सींग पर जाती है तो वो हिलती है। ठीक है, चलिए अच्छा है ये। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, पुराने समय में ऐसा कुछ कारण पता नहीं था लोगों को। देयर आइडियाज़ वर देयर फोर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज, ये मिथिकल मतलब पौराणिक, मिथिकल यानी जो हमारे भगवान या उनके ज़माने से जो कथाएं चली आ रही वो हैं। सच एज द वन टोल्ड बाय भोजो, जो कि अभी भोजो के मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, भोजो की ग्रैंड मदर ने उनको बताया था। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पर बच्चों ऐसी मिथिकल स्टोरीज होती हैं। वॉट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ, किसकी वजह से अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब ये सब होता क्यों है कि अर्थ की जो अंदर की क्रस्ट है, देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे अंदर होता है बच्चों इनर कोर, इनर कोर के बाद आउटर कोर, उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट। तो हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है डीप डाउन अंदर, इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर, हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर के हिस्से में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। इसी की वजह से क्या आते हैं बच्चों, ये अर्थक्वेक्स आते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस, एक ही टुकड़ों में नहीं है बच्चों, वो अर्थ की जो ऊपर का जो लेयर है बच्चों उसके काफ़ी पीस होते हैं। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, बहुत सारे टुकड़े हैं। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर एक टुकड़े को हम एक प्लेट कहते हैं बच्चों, जिसको दिखाया गया है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। ये देखिए कि अर्थ की जो ऊपर की ज़मीन जो है क्रस्ट, उसके बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं, है ना, ऐसे अलग अलग पीसेस के फॉर्म में है जिनको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि ये इंडियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ऐसी अलग अलग प्लेट बनी हुई है ना। दीज प्लेट्स आर इन द कॉन्टिन्यूअल मोशन, मतलब ये कैसी मोशन में है, ये चलती रहती हैं, हल्का हल्का इनमें मोशन होता रहता है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनादर, जब वो एक दूसरे के ऊपर चलती हैं या कुछ ऐसा होता है। और अ प्लेट गोस अंडर अनादर, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है ड्यू टू कोलिजन, टकराने की वजह से, जैसा कि यहाँ दिया है देखो। ब्रशिंग पास्ट मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे, ये इधर मोशन कर रही है, इधर मोशन कर रहा है, इस टाइप से। और कभी कभी कोलाइड करती हैं, तो एक पार्ट नीचे चला जाता है, एक पार्ट ऐसे ऊपर चला जाता है अर्थ का। हमारी अर्थ की कोई प्लेट नीचे जाती है, कोई प्लेट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। एक बच्चों छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। इस वजह से दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाता है। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक, और वो डिस्टर्बेंस हमको अर्थक्वेक के फॉर्म में दिखता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर। आया समझ बच्चों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा
कि अर्थ की जो प्लेट्स हैं मतलब जो अलग अलग, वो एक दूसरे से ऐसे मोशन करती रहती, कोई आगे पीछे कोई लेफ्ट राइट ऐसे मोशन चलती रहती है। कभी कभी क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती हैं, तो एक प्लेट कोई उसके नीचे चली जाती है तो कोई प्लेट उसके ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, बाहर सबसे ऊपरी जो लेयर है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है और उसी से अर्थक्वेक आते हैं। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। अगर साइंटिस्ट हमारे इतना सब कुछ जानते हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ कैसे आएगा? ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अब हमको ये तो पता चल गया कि असली कारण क्या है अर्थक्वेक का। इट इज़ नॉट येट पॉसिबल, अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब हम नहीं बता सकते टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द अर्थक्वेक माइट अकर, के अर्थक्वेक कहाँ पर आएगा। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स, मतलब अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुछ बार होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं बच्चों जहाँ पर ये कुछ अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन भी करवाते हैं, तो उससे भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट, वॉल्केनो के फटने की वजह से भी बच्चों ऐसा हो सकता है। और अ मीटियोर हिट द अर्थ, या कोई मीटियोर अर्थ से टकराए। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या अर्थ के अंदर कोई न्यूक्लियर धमाका हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, इज carried out. However, most earthquake are caused by the movement of earth plate. लेकिन मैक्सिमम अर्थक्वेक किस वजह से आते हैं बच्चों? हमारी अर्थ की प्लेट्स की मोशन की वजह से। Since earthquakes are caused by the movement of plate, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquake are more likely to occur. तो इससे समझ में आता है जहाँ पर ये प्लेट्स की बाउंड्रीज है बच्चों, है ना, क्योंकि अगर अर्थक्वेक प्लेट्स के आने से बनता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, तो जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीस्मिक और फॉल्ट जोन्स, इन जगहों को सीस्मिक या फॉल्ट जोन्स कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये जो जगह है, ये जगहों पर ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों आने के। कहाँ कहाँ पर? कश्मीर में, पश्चिमी और बीच के हिमालय में, हिमालय का जो सेंट्रल पार्ट है बीच का, और जो पश्चिमी यानी वेस्टर्न पार्ट है उस तरफ। नॉर्थ ईस्ट जो है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट जो जगह है हमारी, उस तरफ भी आने के चांसेस होते हैं। रन ऑफ कच्छ मतलब राजस्थान, कच्छ का जो रन है गुजरात और राजस्थान के बीच में, वहाँ। इंडो गैंगेटिक, इंडस और गंगा नदी के बीच की जो जगह है प्लेन है वहाँ पर। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, कुछ जगह साउथ इंडिया की भी होती है जो इस जोन में आती हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल बच्चों, या रेक्टर स्केल भी कहते हैं कोई कोई इसे, है ना बच्चों। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रेक्टर स्केल, मतलब जो जिन चीज़ों का इस रिचर या रेक्टर स्केल पर एक वैल्यू होती है बच्चों, खैर अभी इसको आप समझ नहीं पाओगे, बड़ी क्लास में जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जिन भूकंप की रेक्टर स्केल पर वैल्यू 7 होती है ना, वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, इन दोनों के मैग्नीट्यूड 7.5 से बच्चों ज़्यादा थे। चलिए बच्चों पेज टर्न करते हैं। चलिए बच्चों आगे से इसका देखते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं कैसे हम लोग इसके बारे में जान पाते हैं। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये जो भूकंप आते हैं इनकी वजह से हमारे अर्थ पर क्या होती है बच्चों? वेव क्रिएट होती है, कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं। दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स बच्चों, इनको सीस्मिक वेव कहते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ, इनको एक
मटेरियल सॉरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सीस्मोग्राफ कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं, जिसका डायग्राम हमको यहाँ दिया है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एक रोटेटिंग ड्रम होता है बच्चों, एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम लगा होता है, जहाँ पर एक बड़ा सा एक पेंडुलम का बॉब है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम, एक वाइब्रेटिंग रॉड या पेंडुलम होता है बच्चों, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर, जब ऐसी वेव्स आती हैं, भूकंप आता है तो ये वाइब्रेट होने लग जाता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, एक पेंडुलम बॉब जो होता है पेन, वो अटैच होता है वाइब्रेटिंग सिस्टम से। द पेन रिकॉर्डेड द सीस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट, मतलब उसके नीचे एक पेपर चलता रहता है, आप देख रहे होंगे इस पर, एक वो वेव्स का पैटर्न नाप लेता है बच्चों, ऐसा वेव्स का पैटर्न बना लेता है। बाय स्टडिंग दिस वेव, अगर हम इन वेव को बारे में स्टडी करें, ये जो वेव यहाँ पर पेन चलते हुए बनाता बच्चों, साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक, और वो इस अर्थक्वेक का कंप्लीट मैप बना सकते हैं। साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक एज शोन इन द फिगर 15.4, इस टाइप का बच्चों पूरा मैप बना लिया जाता है, कहाँ से ये वेव्स आ रही हैं, उसका एपिसेंटर कहाँ है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है ना, और कहाँ से वो चालू होती हैं, और कहाँ पर वो कितनी दूर तक वो सीस्मिक वेव चल रही हैं। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, और इसकी पावर को भी वो समझ पाते हैं। लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल, रिचर स्केल इज नॉट लीनियर, this means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 time the destructive energy of an earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive, मतलब 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पर अपन जैसे नॉर्मली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि मान लो किसी का अर्थक्वेक का रिचर स्केल पर वैल्यू 6 आई है और इस नॉर्मली किसी दूसरे की 4 आई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 4 वाले से 6 वाला 1.5 ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है, क्योंकि लगता है ना 4 में और 2 प्लस करें तो 6, मतलब इससे ये कितना ज़्यादा है, 4 से ये 1.5 ज़्यादा है। लेकिन अगर असली में देखें तो जिसका ये 6 होता है वो 4 वाले अर्थक्वेक से 1000 गुना ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये नंबर्स से मत जाइए बच्चों, यहाँ नंबर्स बस एक बता रहे हैं आपको, बाकी जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हैवी हो जाता है। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो आप इनको बच्चों, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। देखिए हम इसको रोक तो नहीं सकते पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, हमने ये भी देखा कि वो हाईली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी नुकसानदायक है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन, तो ये ज़रूरी है, नेसेसरी है यानी ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस लें टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम, हम अपने आप को हमेशा बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लें। पीपल लिविंग इन सीस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस है, मोर लाइकली टू अकर मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, उनको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक भूकंप या ट्रेमर्स में भी सीधी खड़ी रहे। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वो इन सबको पॉसिबल कर सकते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इज क्विक सेफ, है ना। कोई ऐसी जगह बनाई जा सकती है जो क्विक सेफ हो, मतलब
अर्थक्वेक से बचा सके। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करना चाहिए जो हमें अच्छे घर के डिज़ाइन दे। इन हाईली सीस्मिक एरिया द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वैसे सीस्मिक एरिया है जहाँ पर बिल्डिंग गिरने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर हम अगर मड और टिम्बर है ना, लकड़ी और मिट्टी के घर बनाए तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, छत जितनी हल्की हो उतना अच्छा है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हेवी, अगर गिरती भी है कोई घर या बिल्डिंग तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजीली। कपबोर्ड और जो सेल्फ होती है घर में सामान रखने के लिए वो दीवार में ही फिक्स हो तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर, ये सब चीज़ें जहाँ रखो वहाँ थोड़ा ध्यान रखा जाए कैसे रखना है आपको। सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, वो लोगों पर ना गिरे, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं उससे थोड़ा दूर ही रखें इन चीज़ों को। सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, मतलब ऐसी बिल्डिंगों में आग से बचने के सामान होना चाहिए अच्छे से, फायर फाइटिंग के तरीके सारे होना चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस, वो बताते हैं हमको कि कैसे सेफ घर हम बना सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, इवेंट मतलब उस समय पर जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है, टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर एट होम, घर पर हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, तब तक तू घर से बाहर रहे, है ना, या किसी टेबल के नीचे बैठ जाए। एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग, जब तक कि घर से कुछ मतलब भूकंप बंद ना हो जाए तब तक बच्चों। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, बड़ी बड़ी चीज़ों और ऊंची ऊंची चीज़ों से दूर रहें। दे मे फॉल ऑन यू, वो आप पर गिर सकती हैं। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो, अपने आप को बचाने के लिए कोई पिलो अपने सर पर रख लें, क्योंकि हेड आपके लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों, अगर ब्रेन में लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर घर से बाहर है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक साफ जगह देखें, अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्री, ओवरहेड पावर लाइन, जहाँ पर ऊपर पावर बिजली लाइन हो, ये सबसे दूर जाएं। इफ़ यू आर इन कार और अ बस डू नॉट कम आउट, बाहर ना निकलें। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, धीरे धीरे क्लियर स्पॉट पर जाएं। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, जब तक बाहर ना निकले गाड़ी से जब तक कि आपका ट्रेमर या भूकंप खत्म नहीं हुआ हो। तो बच्चों ये था हमारा लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन, प्लास्टिक के स्केल को कर सकते हैं, वुलन क्लॉथ को कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड बलून को कर सकते हैं, लेकिन एक कॉपर रॉड को नहीं कर सकते बच्चों। तो इसका आंसर है कॉपर रॉड। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, किसी ग्लास के रॉड में को जब रब किया जाता है सिल्क के कपड़े के साथ, द रॉड ए, तो ऑप्शन क्या हो रहा है, द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, रॉड और क्लॉथ दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं बच्चों, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज, ये बच्चों सही ऑप्शन है सेकेंड, जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉल्स इन द फॉलोइंग। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फॉल्स, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं, फॉल्स आएगा इसमें, पहले वाले का फॉल्स है।
अचार्ज्ड, ये नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं आपको, देख लीजिएगा, पहला फॉल्स है। दूसरा बच्चों, अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, ट्रू, सही है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं बच्चों, कैन नॉट प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, वो बिल्डिंग को लाइटनिंग से नहीं बचा सकते, गलत, वो बचा सकते हैं लाइटनिंग से, फॉल्स। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अर्थक्वेक को कोई एडवांस में बता सकता है, नॉट पॉसिबल। समटाइम अ क्रैकिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर, वाई, एक्सप्लेन करिए आप इसको, ऐसा क्यों होता है कि जब हम जो स्वेटर्स पहने रहते हैं उनको निकालते हैं तो क्रैकल जैसा साउंड आता है ना। द क्रैकिंग साउंड इज हर्ड बिकॉज व्हेन द स्वेटर इज रब्ड विथ टेकिंग इट ऑफ इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, तो उन पर एक छोटा सा चार्ज या स्मॉल सा चार्ज आ जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, क्रैकिंग साउंड बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, क्रैकिंग साउंड बनाते हैं। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड, ऐसा क्यों होता है कि कोई चार्ज बॉडी को अगर अपने हाथों से टच कर लोगे आप तो वो अपना चार्ज छोड़ देगी, लूज कर देगी। आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो शरीर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। When we touch a charged body with our hand, अगर हम चार्ज्ड बॉडी को अपने हाथों से टच करें, द चार्ज बॉडी लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी, और हमारे शरीर से वो चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, would it be recorded by seismograph, it is likely to cause much damage। देखो, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक को नापने की जो यूनिट होती है बच्चों वो होता है रिचर स्केल, रिचर या रेक्टर स्केल भी कहते हैं कोई कोई, उसको रिचर स्केल भी कहते हैं। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल विल बी रिकॉर्डेड बाय seismograph, however it is not likely to cause much damage, मतलब जिसकी रिचर स्केल पर वैल्यू 3 होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, लाइट अर्थक्वेक होता है। सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने के 3 तरीके। हियरिंग थंडर, जैसे आपको क्लाउड कि थंडर की आवाज़ आती, वी शुड रश टू अ सेफर प्लेस लाइक हाउस और बिल्डिंग, घर के अंदर हो जाना चाहिए। इफ नो प्रॉपर शेल्टर इज अवेलेबल एंड वी आर इन अ ओपन फील्ड देन ही और शी शुड स्टे अवे फ्रॉम ट्री, पोल एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब इनको मेटल की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, खंभों से दूर रहना चाहिए। वी शुड नॉट, ट्री से, पेड़ों से दूर रहना चाहिए बच्चों, पेड़ों पर भी बिजली गिर जाती है ना। वी शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड पर लेटना नहीं चाहिए। इंस्टेंट स्क्वेल लो ऑन ग्राउंड, नीचे बैठ जाना चाहिए। अ पोजिशन वेयर हैंड्स आर पुट, अपने हाथों को घुटनों पर रख के, विथ हेड बिटवीन हैंड, और अपने हाथों, हमारे सर को हमारे हाथों के बीच में रख लेना चाहिए। इफ़ वी आर इनसाइड द हाउस, अगर हम घर के अंदर हों, टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप शुड बी अवॉइडेड, इनको नहीं टच करना चाहिए। बाथिंग शुड बी ऑल्सो बी अवॉइडेड टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद रनिंग वाटर, नहाना भी नहीं चाहिए, है ना, नहाते हो तो बाहर आ जाना चाहिए। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। तो बच्चों सिंपल सी बात है, a charged balloon is repelled by another charged balloon because both have same charge, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है, इसलिए या तो दोनों पर प्लस होगा या दोनों पर माइनस होगा। एंड वी नो सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को दूर धकाते हैं। बट अ चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट एन अनचार्ज बैलून एंड लूज इट्स ओन चार्ज टू अदर बैलून। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अदर चार्ज, जब दूसरे अनचार्ज बैलून को एक
चार्ज्ड बैलून अपनी ओर खींचता है एंड लूज इट्स ओन चार्ज, और उसका खुद का चार्ज है वो छोड़ देता है और दूसरे बलून को भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप है बच्चों, सिंपल डिवाइस होती है जो चार्ज का पता लगाती है चार्ज है या नहीं है। अ डिवाइस दैट इज यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं बच्चों। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। ऐसी 3 जगह बताई जहां पर अर्थक्वेक टकरा सकता है। द स्टेट्स दैट फॉल इन सीस्मिक जोन, स्टेट होगा बच्चों STATES, स्टेट्स यहाँ लिख रहा हूं मैं। The states that fall in the seismic zones are more earthquake prone places. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात आर अ फ्यू सच स्टेट्स। इन जगहों पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। सपोज you are outside your home and an earthquake strike, what precaution would you take to protect yourself? अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे? Following precaution could be taken to protect ourselves in earthquake. Following precaution मतलब ये जो precaution है ये हमको करना चाहिए जब earthquake आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए। First I will find a clear spot, मैं एक खाली जगह देखूंगा। Away from building, बिल्डिंग से दूर, ट्रीज से दूर, एंड ओवरहेड पावर लाइन, जिसके ऊपर ना पावर की लाइन हो, एंड विल ड्रॉप टू द ग्राउंड, है ना। इफ आई एम इन कार और अ बस आई विल नॉट कम आउट, इंस्टेंट आई विल टोल्ड ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, धीरे धीरे किसी क्लियर स्पॉट की तरफ चलो, एंड विल नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए तब तक वहीं रहेंगे। The weather department has predicted that a thunderstorm is like to occur in a certain day, मतलब तूफान आ सकता है, thunderstorm आ सकता है। Suppose you have to go to on that day, would you carry an umbrella? Explain. No, I would not carry an umbrella because the pointed rod of the umbrella can become a target of lightning. इसलिए नहीं क्योंकि वो जो अम्ब्रेला के ऊपर जो लोहे की रॉड होती है बच्चों, वो उस पर भी बिजली गिर सकती है, इसलिए अम्ब्रेला नहीं लेकर हम जाते हैं। तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देख लिए।